वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है यूपी पीजीटी का। विषय है समाजशास्त्र। हल प्रश्न पत्र हम 2009 का करा रहे हैं और ये फोर्थ यानी कि चौथा लेक्चर है इस प्रैक्टिस सेट का। और इसमें 25 MCQ रहेंगे, यानी कि 75 से लेकर के हम 100 तक जाएंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और मित्रों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज का लेक्चर का फर्स्ट MCQ 76 से स्टार्ट होगा और ये 100 तक जाएगा। 76 कह रहा है, किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना था? ए क्रूजर ने, और बी है फोल्सा ने, और सी है आपका मार्वरर ने, और डी है इलियट एवं मेरिट। ये देखिए किसने कहा था, किस विद्वान ने कहा था कि तनाव जो है पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण किसने माना था? 76 का आंसर बताएं। और इसका राइट आंसर है आपका 4, इलियट एवं मेरिट ने। ये दो वैज्ञानिक थे, थिंकर, इन्होंने कहा था। इनके अनुसार कि विस्तृत अर्थ में पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण बताया था और परिवारों में से किसी परिवार की क्रियाशीलता के रूप में माना जा सकता है। इस प्रकार पारिवारिक विघटन में केवल पति पत्नी के बीच पाए जाने वाला तनाव ही नहीं आता, बल्कि बच्चों में, उनके माता पिता, दादा दादी में भी देखने को मिलता है हमें। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कितना जुर्माना देना पड़ता था? कितना जुर्माना दिया जा सकता है? ए 10,000 रुपये देता है, कि बी 15,000 रुपये देता है, सी 20,000 और डी आपका 25,000। कितने रुपए देता था, कितने हज़ार रुपये देता था? 77 का आंसर बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15,000 रुपये लगते थे उसको, उसके ऊपर। ठीक है, दहेज निरोधक संशोधन 1961 के अंतर्गत दहेज मांगना या लेना एक हिसाब से एक कानूनी जुर्म ही है, और जिसको पकड़े जाने पर 5 साल की सज़ा का कारावास दिया जाता था और 15,000 रुपये, या तो 15,000 रुपये या 5 साल का कारावास दिया जाता था अगर कोई दहेज लेते हुए और देते हुए पकड़ा जाए। अभी भी है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। अपनी बेटी को अच्छा सामान देते हैं, अच्छा सब देते हैं कि बेटी हमारी सुख में रहे, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। जो दिखता है वैसा होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। अपराधी जन्मजात होते हैं, यह कथन किसका है? ए बेकेरिया का, बी सदरलैंड का, सी हेकरवाल का और डी है लोम्ब्रोसा का। किसका कहना है? 78 का आंसर बताएं। अपराधी जन्मजात होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। 78 का आंसर सीधा जाएगा आपका लोम्ब्रोसो। इन्होंने कहा था अपराधी होते हैं वह जन्मजात होते हैं। और सदरलैंड ने क्या कहा था, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1973 में, 1981 में, 1986 में, कि 1989 में? किस डेट में किशोर न्याय अधिनियम लागू हुआ था? फटाफट बताएं। 79 का आंसर, इसका आंसर है सी, 1986 में लागू हुआ था ये। भारत में सर्वप्रथम 1992 में कलकत्ता में तथा उसके बाद 1927 में मुंबई में और 1930 में मद्रास में बाल न्यायालय स्थापित किए गए थे। और स्वतंत्र भारत में 1961 में बाल अधिनियम के तहत बाल न्यायालय स्थापित किया गया था। और 1960 में बाल अधिनियम का स्थान बाल न्याय अधिनियम 1986 ने ले लिया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को पता पड़ गया होगा अब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। हिंदू लॉ एक्ट सिस्टम, हिंदू लॉ एक्ट ये कस्टम है कि लेखक कौन है? ए एस.सी. दुबे, बी जे.सी. मैन, सी आपका लिंटन और डी इवांस प्रिचार्ड। कौन से लेखक हैं, कौन से लेखक ने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा बी, जे.डी. मैन ने। इन्होंने हिंदी लॉ कस्टम की लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, सिंडिकेटेड हिंदूवाद के संबंध में कौन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत कथन को पहचान करना है। ए में है, यह पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजन का प्रयत्न करता है। बी, यह एक नवीन धार्मिक रूप है। और सी है, यह एक नवीन संप्रदाय की रचना है। और डी आपका, इसे राजनीतिक हिंदूवाद भी कहा जा सकता है। कौन सा आंसर सही है? हमें गलत कथन को पहचानना है। 81 का आंसर बताएं।
और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये देखिए, यह पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजन का प्रयत्न करता है। ठीक है, ये सिंडिकेटेड हिंदूवाद की एक ऐसी अवधारणा होती है जिसमें एक नवीन विचारधारा के साथ हिंदूवाद पर जोर देते हुए राजनीति की जाती है। ठीक है, और धर्म को ही महत्व दिया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है? ए ब्रह्मचार्य आश्रम, बी गृहस्थ आश्रम, सी आपका वानप्रस्थ आश्रम और डी है संन्यास आश्रम। कौन सा आश्रम है? 82 का आंसर बताएं। और इसका आंसर हो जाएगा गृहस्थ आश्रम। आंसर बी राइट आंसर है। इसमें तीन पुरुषार्थ के 3 अंग प्रस्तुत किए गए थे। इन्हीं के माध्यम से प्रत्येक गृहस्थ अपने कर्तव्यों का पालन करता है। अर्थ का उपना पूर्वज गृहस्थ के लिए उपयुक्त नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराधी बनने की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी माना है? ए तीव्र महत्वाकांक्षा को, बी अच्छे व्यवहार की मांग को, सी विभिन्न संपर्कों को, डी बदला लेने की भावना को। किसको माना था सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराधी बनने की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी माना है? 83 का आंसर, इसका राइट आंसर है सी विभिन्न संपर्कों को। सदरलैंड ने अपराध के कारण विभिन्न सिद्धांतों में कहा था कि विभेदक सहचार्य का सिद्धांत अपनी पुस्तक इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में प्रस्तुत किया था। ये सदरलैंड की बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, सभी लोग नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 84 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? ए 15 जुलाई 1951 को, बी 5 जुलाई 1953 को, सी आपका 1 जुलाई 1952 को, डी है 1 जनवरी 1955 को। कब लागू हुआ था? 84 का राइट आंसर बताएं। ये यूपी का ही क्वेश्चन है तो ये ज़रूर पूछा जा चुका है और शायद पूछ भी सकता है इस सेशन में 2022 में। कौन से डेट में लागू हुआ था भूमि सुधार अधिनियम? 84 का आंसर बताएं और इसका राइट आंसर है फर्स्ट 15 जुलाई 1951 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्था का नहीं, यह तो सभी लोग जानते हैं, मैं कई बार पेज को ही जाएगा सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आत्महत्या नहीं है? कौन सी आत्महत्या नहीं है इमाइल दुर्खिम के अनुसार? ए अहंगवादी आत्महत्या, बी स्वाभाविक आत्महत्या, सी है परार्थवादी आत्महत्या, बी विसंगतिवादी आत्महत्या। विसंगति जन्य आत्महत्या है। कौन सी नहीं है? 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सीधा स्वाभाविक आत्महत्या। और दुर्खिम के अनुसार ऐसी कोई मृत्यु जो आत्मविनाश के लिए जानबूझकर की गई किसी भी क्रिया को परिणाम है जिसके परिणाम के विषय में उसे पहले से ज्ञात हो, ठीक है, पहले से ही पता हो, तो दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित से ये आत्महत्या नहीं है उनके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 पूछ रहा, आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव पर का फल है, यह किसने कहा था? तो ये सभी लोग जानते हैं, ये आपका इमाल दुर्खिम को ही जाएगा। ये आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर भी आप सभी लोगों को पता है। मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने, बी मदन मोहन मालवीय ने, और सी भगवान दास ने, कि स्वामी विवेकानंद ने। किसने किया था? 88 का राइट आंसर बताएं। और ये आपका स्वामी विवेकानंद ने मैं के स्थान पर हम का शब्द का प्रयोग किया था, शिकागो में किया था उन्होंने। और नेक्स्ट क्वेश्चन 89 स्क्रीन पर, मूल्यों के समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन है? ए राधाकमल मुखर्जी, बी राधाकृष्ण मुखर्जी, सी राधाकृष्ण मुखर्जी और डी है डीपी मुखर्जी। ये रामकृष्ण मुखर्जी हैं। 89 का आंसर बताएं। और 89 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए राधाकमल मुखर्जी। राधाकमल मुखर्जी ने ही, ये भारतीय समाजशास्त्री चिंतन है, इन्होंने मूल्यों का समाजशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है इनको। ठीक है, आइए देखते हैं। भारतीय समाजशास्त्री डॉक्टर राधाकृष्ण मुखर्जी को सामाजिक मूल्य का जन्मदाता कहा जाता है, जिनकी 2 पुस्तकें हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, ठीक है, पहली, और सेकंड है द डायमेंशन ऑफ वैल्यू। ये 2 पुस्तकें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इनकी, कई बार पीजीटी और नेट में भी पूछा जा चुका है। तो आई होप इसको आप या तो आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं
या आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, किसके द्वारा सर्वोत्तम कार्यालय की रूपरेखा तैयार एवं प्रस्तुत की गई है? ए आचार्य कृपलानी, बी महात्मा गांधी, सी विनोबा भावे और डी आपका जयशंकर प्रसाद नारायण। किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जयप्रकाश नारायण। ये भारत में स्वतंत्रता के पश्चात गांधी जी ने यह विचार प्रस्तुत किया था कि कांग्रेस दल का उद्देश्य केवल स्वतंत्रता प्राप्त करना ही नहीं हो, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी अब कांग्रेस को भंग करके एक ऐसा लोक सेवा की दल की स्थापना की जानी चाहिए जिससे माध्यम सामाजिक पुनर्निर्माण के लक्ष्य को संभव बनाया जा सके। और इसको 1949 में सर्वोदय सम्मेलन का आयोजन किया गया था दिसंबर में विनोबा भावे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 कहता है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है। यह किसने कहा था आपका? ए फ्रेजर ने कहा था, कि बी ई.बी. टायलर ने कहा था, सी दुर्खिम ने कहा था, कि बी डी आपका वेबर ने कहा था। किसने कहा था? कौन से थिंकर थे? इन्होंने कहा था धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। 91 का आंसर बताना आप लोगों को, तो आई होप इसका आंसर हो जाएगा ई.बी. टायलर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, जाति एक बंद वर्ग है, यह किसका कथन है? किसने कहा था जाति एक बंद वर्ग है? गुरियस दुबे साहब ने कहा था, कि टॉलकट ने कहा था, और सी आपका जी.एस. गुरिये ने कहा था, कि इनमें से किसी ने नहीं। किसने कहा था? 92 का आंसर बताएं। और इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, किसी ने नहीं कहा था ये। तो किसने कहा था? जाति एक ऐसी सामाजिक समूह है जिसके सदस्य जन्म पर आधारित होते हैं, जो कि सदस्यों को खान पान विवाह पेशा सहवास से अनेक प्रतिबंध पर लागू किया जाता था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 93 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा, भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक कौन है? मॉर्गन है, कि एस.सी. दुबे हैं, कि एम कपाड़िया हैं, कि मजूमदार हैं? कौन से हैं? कौन से लेखक हैं भारत में विवाह एवं परिवार के पुस्तक के लेखक? 93 का आंसर हो जाएगा के एम कपाड़िया, सी राइट आंसर है। इन्होंने 1947 में लिखी थी भारत में परिवार विवाह, और 1955 में के एम कपाड़िया ने प्रस्तुत की थी इसको। हिंदू विवाह लिखी थी 1947 में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 94 जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। यह किसने कहा था? मजूमदार ने कहा था, कि जी.एच. हट्टन ने कहा था, सी बोगार्ड्स ने कहा था, कि डी है सी.एच. कूले। किसने कहा था? 94 का आंसर बताएं। और इसका आंसर हो जाएगा डी एस.सी. कूले, सी.एच. कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है, यह किसने कहा था? ए बी.आर. चौहान, बी एस.सी. दुबे, सी राइट मिल रॉबर्ट रेडक्लिफ ब्राम है, और डी आपका मैकम मैरियट। किसने कहा था? 95 का आंसर बताना है। और इसका आंसर हो जाएगा सी रेडक्लिफ ब्राउन। इन्होंने कहा था जो लघु समुदाय जन्म से नहीं मृत्यु तक चलती है, लघु समुदाय होता है जन्म से मृत्यु तक प्रबंध है, चलता रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 96 संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? ये सभी लोग जानते हैं। ए एम.एन. श्रीनिवास शास्त्री, और बी रवि शास्त्री, और सी एम.एन. श्रीनिवास, डी है एम.एस.पी. श्रीनिवास। किसकी है? किसने कहा था? किसकी अवधारणा है? 96 का आंसर बताएं। और इसका आंसर हो जाएगा सी एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 97 स्क्रीन पर अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? 1940 में हुआ था, कि 1935 में, कि 1947 में, कि 1952 में? कौन से डेट में हुआ था अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? इसका आंसर हो जाएगा 1935 में। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम साइमन कमीशन ने सन 1927 में प्रस्तुत किया था, जो कि अंग्रेजी शासन में अनुसूचित जातियों के लिए सामान्यतः दलित वर्ग का प्रयोग किया जाता था, और कहीं कहीं इसे बहिष्कृत, अस्पृश्यता और बाहरी जातियाँ भी कहा जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन 98 पूछा, निम्न में दुर्बल वर्ग कौन नहीं है? ए अनुसूचित जाति, बी अनुसूचित जनजाति, सी लघु सीमांत कृषक, और डी है औद्योगिक श्रमिक। कौन सा नहीं है दुर्बल वर्ग? कौन सा दुर्बल वर्ग नहीं है?
98 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा सी, लघु सीमांत कृषक ये नहीं है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 स्क्रीन पर। लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित हैं? 40 हैं, 41 हैं, सी में 43, डी 42। कितने सीटें हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए? 99 का आंसर हो जाएगा 41, 41 सीटें हैं। और इस सेशन का ये लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है 100। लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान पर अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण है? ए 76, बी 77 और डी 78 और डी है 79, 79। 100 का आंसर बताएं और इसका राइट आंसर हो जाएगा 79, राइट आंसर है। वर्तमान में लोकसभा में 79 और राज्यों की विधानसभाओं में 4047 स्थानों में से 557 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। और आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।